आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी वाली इकाई का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस इकाई से पूरे 8 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। जैसे अगर आप सूखे बालों में कंघी को रगड़िए और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाइए तो उसको चिपकने लगता है, खींचने लगता है, आकर्षित करने लगता है। सर्दी के मौसम में अगर कभी हम कपड़े उतारें तो उससे भी चट की आवाज़ आती है और उससे भी क्या होता है कि अगर अंधेरा कमरा है तो छोटा छोटा स्पार्क दिखाई देता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, बिजली का चमकना हो गया। ये सब घटनाएं आज से नहीं आज से हो रही थी और ये कौतूहल का एक विषय बना हुआ था, आखिर क्यों होता है। तो सबसे पहले थेल्स नाम के एक दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया, ये यूनान के एक दार्शनिक थे, थेल्स नाम था। इन्होंने दो पदार्थ लिया, एक फलालैन और एक अंबर। दोनों को आपस में इन्होंने रगड़ दिया। फलालैन ऊन की तरह होता है, अंबर भी जो होता है ये समुद्र के किनारे पाया जाता है। दोनों को आपस में रगड़ करके इन्होंने देखा कि इसके अंदर एक गुण आ जा रहा है, या हल्के और छोटे कणों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। अब इसके बाद इन्होंने बता दिया कि फलालैन और अंबर दोनों को रगड़ने में आपस में गुण होता है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसके बाद आए गिलबर्ट एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, बहुत सारा पदार्थ लिया। अब बहुत सारे पदार्थों को लेकर के आपस में रगड़ा, ठीक है। और रगड़ने के बाद देखा कि इन सभी के अंदर एक गुण आ रहा है, या हल्के और छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षित करने से इन्होंने ये बता दिया कि भाई देखो थेल्स, यही दोनों नहीं है जो आकर्षित करेंगे। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको अगर हम आपस में रगड़ते हैं तो उनके अंदर एक गुण आ जाएगा, वो हल्के और सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसी गुण का नाम गिलबर्ट ने क्या रख दिया, विद्युत। तो हम लोग विद्युत के बारे में देखते हैं, या फिर विद्युत होता क्या, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक कहते हैं। चलिए, विद्युत है क्या, तो गिलबर्ट के अनुसार ऐसे ही परिभाषा बनाया गया कि विद्युत वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह हल्के तथा सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विद्युत वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह हल्के तथा सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखिए बेटा, बहुत सारे पदार्थों को आपस में रगड़ने पे पाया गया कि उनके अंदर एक गुण आ रहा है, वो हल्के और छोटे कणों को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अगर मान लो ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, दोनों को आपस में क्या कर दिया, इसे रगड़ दिया। और रगड़ने के बाद ये दोनों क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। भाई पहले तो ये दोनों आकर्षित नहीं कर रहे थे रगड़ने से पहले, लेकिन रगड़ने के बाद अगर आकर्षित कर रहे हैं तो क्या परिवर्तन हो रहा है, इसमें क्या चेंज हो रहा है, आखिर क्यों आकर्षित कर रहा है ये एक दूसरे को। गिलबर्ट ने बताया कि देखो भाई, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ी जाती है ना तो ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और आवेशित वस्तुएं ही विद्युत का गुण दिखाती हैं। अगर वस्तु आवेशित नहीं रहेगी तो विद्युत का गुण दिखाएगी नहीं, ठीक है। अब गिलबर्ट ने क्या किया, ये तो बता दिया कि भाई विद्युत वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह हल्के और छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दूसरा चीज, अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ी जाएगी तो वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी, तभी विद्युत का गुण दिखाएंगी। तो आवेश का परिभाषा बनाया गया कि आवेश होता क्या है, आवेश को चार्ज कहा जाता है। तब चार्ज होते क्या है वो, तो आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत अथवा विद्युत चुम्बकीय प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, दिखाती हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। आवेश क्या होता है, आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, अर्थात दिखाती हैं, ठीक है। अब देखो, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है उसको साथ साथ लिखते रहिए, ओके। देखिए, आवेश तो पता चल गया। अब ये पता था ना आवेश भाई होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। गिलबर्ट ने एक्सपेरिमेंट कर दिया। इन्होंने क्या किया कि एक कांच की छड़ ले ली और एक रेशम का धागा ले लिया। रेशम का धागा है ये, और ये क्या है, कांच की छड़, ओके। इन्होंने क्या किया, कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ दिया और रगड़ने के बाद इसको क्या कर दिया, लटका दिया ऐसे। अब देखो भाई, जब कांच की छड़ रेशम के धागे से रगड़ी जाएगी तो ये तो आवेशित हो जाएगी,
इन्होंने एक और कांच की छड़ लिया, इसे भी रेशम के धागे से लटका दिया। अब दोनों कांच की छड़ें हैं, दोनों रेशम के धागे से रगड़ी हुई हैं, तो दोनों पे समान प्रकृति का आवेश भी होगा। इन्होंने कांच की छड़ों को ऐसे लटका दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने एक एबोनोइड का छड़ लिया और एबोनोइड के छड़ को जानवर की खाल से रगड़ा। ऐसा कहते हैं गिलबर्ट जी बिल्ली पाले हुए थे और बिल्ली के स्किन से क्या कर दिया, इसको रगड़ दिया। अब एबोनोइड की छड़ को जब बिल्ली के स्किन से रगड़ेंगे तो फिर ये भी आवेशित हो जाएगा। इन्होंने एक और एबोनोइड की छड़ लिया, उसको भी उसी बिल्ली के स्किन से रगड़ा। दोनों एबोनोइड की छड़ें हैं, दोनों को बिल्ली के खाल से रगड़ा जा रहा है, तो ये दोनों भी आवेशित हो जाएंगी। ये किसकी छड़ें हैं, एबोनोइड के। ओके, इन्होंने ये पाया कि जब दो कांच की छड़ों को रेशम के धागे से रगड़ करके अर्थात आवेशित करके जब हम पास लटका रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। और अगर दो एबोनोइड की छड़ों को बिल्ली के खाल से रगड़ करके हम पास लटका रहे हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर एक कांच की छड़ और एक एबोनोइड की छड़, इन दोनों को अगर एक दूसरे के पास लटकाया जा रहा है, ये क्या है, कांच की छड़ है, ओके, और ये क्या है, एबोनोइड की छड़ है। अगर इन दोनों को पास लटकाया जा रहा है तो ये पाया गया कि अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। देखो बेटा, ये क्या है, कांच की छड़, इसको रगड़ा किसको, रेशम के धागे से। दोनों कांच की छड़ें, दोनों को रेशम के धागे से रगड़ा तो दोनों पे समान प्रकृति के आवेश हैं। ये एबोनोइड की छड़ है, रगड़ा किससे, बिल्ली की खाल से। दोनों को बिल्ली के खाल से रगड़ा, दोनों एबोनोइड की छड़, इन दोनों पर भी समान प्रकृति के आवेश हैं। तो ये समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कांच की छड़ को लाया और एक एबोनोइड की छड़ को लाया, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब इस पे जिस समान प्रकृति का आवेश है कुछ वो अलग है और इस पर जो आवेश है वो कुछ अलग है। ठीक है, तो ये कांच की छड़ और ये एबोनोइड की छड़। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि देखिए जो कांच की छड़ है इस पे धन आवेश उत्पन्न हो गया। कौन सा आवेश है, धन आवेश। उन्होंने बताया कि कांच की छड़ों पे कैसा आवेश होगा, धन आवेश है। और जो एबोनोइड की छड़ है उस पे ऋण आवेश है। ओके, कांच की छड़ पे कैसा आवेश था, धन आवेश। एबोनोइड की छड़ पे कैसा आवेश था, ऋण आवेश। तो जब समान प्रकृति के आवेश यानी धन आवेश और धन आवेश दो वस्तु के बीच रहेंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, या दोनों के ऊपर समान प्रकृति के ऋण आवेश होने चाहिए, तब भी दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर एक वस्तु पे धन आवेश है और दूसरी वस्तु पे ऋण आवेश है तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण। सबसे पहली बात बेटा, आवेशों के बीच बल कौन सा कार्य करता है, विद्युत बल। विद्युत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। अगर समान प्रकृति के आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेगा और विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे तो आकर्षित करेगा। अब यहाँ से पता चल गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश को पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है और ऋण आवेश को नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। ओके, अब देखो धन आवेश और ऋण आवेश तो पता चल गया, आवेश दो प्रकार के हैं, इन्हीं की वजह से विद्युत के गुण वस्तुएं दिखाती हैं। ओके, आवेश के बारे में पता चल गया, विद्युत के बारे में पता चल गया। ओके, अब देखते हैं कि आवेशों के गुण क्या क्या होते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा है आवेशों के मूलभूत गुण। ओके, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, चलिए देखिए आवेशों के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है आवेशों में, देखिए क्या क्या गुण पाए। सबसे पहला नंबर है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। क्या है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अभी हमने बताया
कि जो विद्युत होता है वो दोनों प्रकार के गुण दिखाता है। उसमें विद्युत बल में आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। आकर्षण कब उत्पन्न होता है? जब एक धन आवेश है और दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश है। यानी कि अगर दोनों वस्तुओं पे विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा ना वो कैसा होगा? आकर्षण होगा। ओके, अगला नंबर, अगर दोनों पे समान प्रकृति के आवेश हैं तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। होता भी है रियल लाइफ में। क्या समान प्रकृति वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं और विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विद्युत बल कौन से प्रकार में आता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। अब देखो बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। क्या भाई? एक द्रव्यमान हमेशा दूसरे द्रव्यमान को खींचेगा, लेकिन विद्युत बल में ऐसा नहीं है। विपरीत वाले को खींचेगा, समान वाले को भगा देगा, दूर कर देगा। ओके, तो पहला गुण हो गया आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। दूसरा देखो, आवेशों का संरक्षण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसे पूछ भी लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या कहता है? देखिए, इसके अनुसार क्या है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे हम केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। अर्थात किसी विलगित निकाय का जो समस्त आवेश है वो नियत रहता है। कहने का मतलब ये है, तो देखिए, अगर कोई भी वस्तु आवेशित हो रही है ना तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोजे जा चुके तो ये पाया गया कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से हम रगड़ते हैं तो भाई साहब जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना ये टूट करके अलग हो जाता है। ओके, धन आवेशित वस्तु टूट करके ऋण आवेशित वस्तु पे चला जाता है। ओके, यानी कि जिस वस्तु से टूटता है उस पर धन आवेश आता है और जिस पे चला जाएगा उस पर ऋण आवेश आ जाता है। अब देखिए, आवेशों का संरक्षण क्या है? जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, हमको ये पता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है, उस पर कोई आवेश ना होने का कारण क्या है? अब मान लीजिए इस पर अभी कोई आवेश नहीं है, क्यों? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है? सब है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, मतलब जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। इसलिए वस्तुएं क्या होती हैं? विद्युत रूप से उदासीन होती हैं। संरक्षण में ये क्या होता है, अभी तो ये दोनों विद्युत रूप से उदासीन है, इन दोनों को आपस में रगड़ दिया, रगड़ने के बाद आवेशित हो जाएगा। आवेशित इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से ये आवेश उत्पन्न होता है। अब देखो, मान लो पहले इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 क्या है? प्रोटॉन है। अभी तो ये विद्युत रूप से उदासीन रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश, तो जितना ऋण आवेश उतना ही धन आवेश, यहाँ पर भी जितना ऋण आवेश उतना ही धन आवेश, दोनों अभी विद्युत रूप से उदासीन। एग्जाम्पल के तौर पे हमने माना हुआ है, दोनों को आपस में क्या कर दिया? रगड़ दिया। अब रगड़ने के बाद मान लो भाई साहब प्रोटॉन से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ही कूद करके इसमें आ जाएगा। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ से चला गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से तो कोई मतलब नहीं हमको, प्रोटॉन को छोड़ते हैं। ओके, अब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचा? 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ कितना हो गया? 30 इलेक्ट्रॉन। भाई साहब इसमें पहले 15 प्रोटॉन था और इसमें 20 प्रोटॉन थे। अब क्या हुआ? प्रोटॉन तो टूटा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ से यहाँ चला गया और 10 इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया ना, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बचा। ये तो अब 5 इलेक्ट्रॉन 5 ही प्रोटॉन को संतुलित करेगा ना, बाकी 10 बढ़ जाएंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा? 10 धन आवेश आ जाएगा। ओके, और इस पर 10 ऋण आवेश आ जाएगा। अब देखो, इस पे 10 धन आवेश होगा और इस पर 10 ऋण आवेश हो गया। इसमें अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 5, और इसमें अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 30। अच्छा, रगड़ने से पहले कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 20 और 15 35। आज जब आपस में रगड़ दिया, वस्तु आवेशित हो गया, तब भी कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 और 30 35। कहीं नष्ट हुआ? कहीं नहीं। इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा नहीं कि 35 से 36 इलेक्ट्रॉन आप कर देंगे, इसको नहीं कर सकते भाई साहब।
या ऐसा भी नहीं है कि 35 में से एक इलेक्ट्रॉन तोड़ करके नष्ट कर देंगे किसी तरीके से, ऐसा भी नहीं कर सकते। जब भी इलेक्ट्रॉन को आप स्थानांतरित करेंगे तो हमेशा किसी न किसी वस्तु से लाकर ही 36 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो अगर ये निकाय बना दिया जाए कि विलगित निकाय, मतलब इसके अंदर से कुछ भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो 35 के 35 इलेक्ट्रॉन जो टोटल मिलाकर है वो हमेशा नियत रहेंगे, बस वो इधर उधर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो जिसमें वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश आ जाता था, और जिस पर जुड़ते हैं जाकर के उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस निकाय के समस्त आवेश क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। यही आवेशों का संरक्षण है। तो सिंपल परिभाषा में क्या बोलेंगे आवेशों के संरक्षण को, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, यानी विलगित निकाय का समस्त आवेश क्या है, नियत है। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को ना तो नष्ट कर सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ये जितना इलेक्ट्रॉन इसमें है उतना हमेशा का हमेशा बना रहेगा, बस ये स्थानांतरित होगा, इधर उधर घूमेगा, यही होगा, आवेश उत्पन्न करेगा। ओके, तो दूसरा है आवेशों का संरक्षण, इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगला नंबर आता हमारा योज्यता का नियम। योज्यता का नियम क्या है, देखिए तीसरा नंबर हमारा है योज्यता का नियम। ओके, एडिटिव लॉ ऑफ चार्ज। जैसे मान लो अगर ये कोई वस्तु है, इसके अंदर बहुत सारे आवेशित कण हैं, n आवेशित कण है। पहले पर मान लीजिए Q1 आवेश है, दूसरे पे Q2, तीसरे पे -Q3, -Q4, Q5, Q6, Q7 है, ऐसे करते हुए n आवेश कह सकते हैं। तो इस वस्तु पर कुल आवेश जो होगा ना, मान लो कुल आवेश को हम Q से दिखाते हैं, ये कुल आवेश इन सभी अलग अलग आवेशित कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी इस वस्तु पे जो कुल आवेश होगा हम इन सभी आवेशों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। बीजगणितीय योग का मतलब हो गया चिन्ह के साथ सबको जोड़ लेंगे, वही उस वस्तु पे क्या हो जाएगा, कुल आवेश होगा। ये योज्यता का नियम कहता है। देखो बेटा, आवेश को हम लोग मापते हैं कूलाम में। तो मान लो अगर एक वस्तु है, इसके अंदर 3 कण है या 4 कण है, इस पे 2 कूलाम है, इस पे 3 कूलाम आवेश है, इस पे 4 कूलाम है, इस वस्तु पे कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो सीधे हम जोड़ के लिख देंगे 4 + 2 + 2 6 2 8 कूलाम। कितना आवेश होगा, 8 कूलाम। डायरेक्ट योज्यता का नियम फॉलो करता है। ओके, चलिए अगला नंबर देखते हैं, वेग का प्रभाव। वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी का। क्या आवेश पे कोई वेग का प्रभाव होता है, नहीं होता है। अगर भाई किसी वस्तु पे आवेश है, चला दो इसको, गति करा दो, तब भी आवेश उतना ही रहेगा, आवेश बदलने वाला नहीं है। तो आवेश पे वेग का कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब कोई पूछ दिया कि एक वस्तु पे 10 कूलाम आवेश है, उसको 20 मीटर पर सेकंड से चला दिया, बताइए आवेश कितना होगा। भाई साहब आवेश उतना ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। अगला नंबर, तो हमने जान लिया कि आवेश पे वेग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान पे वेग का प्रभाव होता है। द्रव्यमान अगर लाइट के स्पीड के बराबर या उसके नज़दीक तक अगर गति कर रहा है तो फिर इसका द्रव्यमान नियत नहीं रहेगा, द्रव्यमान बदलने लगता है। तो द्रव्यमान पे वेग का प्रभाव पड़ता है, आवेश पे वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बिना द्रव्यमान के आवेश की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। भाई आवेश उत्पन्न होने का कारण इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास खुद ही द्रव्यमान होता है, तो बिना द्रव्यमान का आवेश उत्पन्न हो सकता है, कभी नहीं उत्पन्न हो सकता है। क्या, लेकिन बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है। कैसे, देखिए जैसे मान लो एक वस्तु है, ये इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन। अभी तो इसमें कोई आवेश नहीं है, अभी तो कोई आवेश नहीं है, लेकिन द्रव्यमान है कि नहीं है, है। इसका मतलब बिना आवेश का भी द्रव्यमान उत्पन्न हो सकता है। लेकिन आवेश उत्पन्न होने के लिए भाई द्रव्यमान का होना जरूरी है ना, बिना द्रव्यमान नहीं रहेगा तो आवेश कहाँ जाएगा। तो बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश का द्रव्यमान संभव है। ओके, चलिए देखिए, तो वेग का इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 4 प्रॉपर्टी हम लोग देख लिया आवेशों के मूलभूत गुण में, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। आवेशों का संरक्षण देख लिया कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है,
नियत रहता है। योज्यता का नियम देख लिया कि यदि कोई निकाय बहुत सारे आवेशित कणों से मिलकर बना हुआ तो उसमें कुल आवेश जो होगा उन सभी आवेशित कणों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। चौथा देख लिया, वेग का प्रभाव होता ही नहीं है, आवेश वेग का प्रभाव नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, एक टर्म है आवेशों का क्वांटीकरण, पांचवा गुण, ये देख लिया जाए। ओके, ये क्या होता है आवेशों का क्वांटीकरण। देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो इलेक्ट्रॉन पर कुछ आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम माना जाता है और इसकी प्रकृति जो होती है ना वो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश प्रकृति का होता है। अब प्रोटॉन का जो आवेश होता है ना वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये भी होता है, लेकिन ये धन आवेश होता है। ओके, तो अब एक वस्तु को दूसरी वस्तु क्या कर दिया, रगड़ दिया, तो इस पे से मान लो इलेक्ट्रॉन टूट के इस पे चले गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के यहाँ पर जाएगा तो भाई साहब इस पर ऋण आवेश, सॉरी इस पे धन आवेश और इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। देखिए धन आवेश जहाँ पर उत्पन्न होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी, और जिस पे चले जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटा और इस पर चला गया। अब मान लो इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, ओके, और इस वस्तु पे जाकर के एक इलेक्ट्रॉन क्या है, जुड़ रहा है। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश आएगा ना, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ेगा तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश आएगा। तो समझते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का किसी वस्तु से स्थानांतरण होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन या तो आके जुड़े या तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस या माइनस आवेश वस्तु पे आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन का अगर स्थानांतरण होगा, यानी कि या तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट जाए तो दो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से जुड़ जाए, तो फिर दो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस माइनस आवेश होगा। अगर किसी से तीन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। अब ऐसे मान लो इससे n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, तो इस वस्तु पे कुल आवेश कितना आ जाएगा, प्लस माइनस Ne। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में टूटता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़े एक आधा इलेक्ट्रॉन टूट के निकल जाता है इसमें फंस जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो पूर्ण संख्या में टूटेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे टूटेगा। ये नहीं है कि 3/4 इलेक्ट्रॉन टूट जाए, 1/2 इलेक्ट्रॉन टूट गया, 1/2 इलेक्ट्रॉन इसमें रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ ना कि ब्रह्मांड में जितनी भी आवेशित वस्तुएं हैं वो एक सूक्ष्म और नियत, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण गुणक है। भाई इलेक्ट्रॉन ही तो टूटा है इसमें से, अब पूर्ण संख्या में टूटा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होगा। पूर्ण गुणक का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश से इस पर स्थित आवेश को भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या, तो वो पूर्ण गुणक होता है। अब देखो, तो पूरे ब्रह्मांड में होता क्या है, जितनी भी आवेशित वस्तुएं हैं वो सभी एक सूक्ष्म और नियत आवेश का पूर्ण गुणज होती हैं। उस सूक्ष्म आवेश को हम कहते हैं मूल आवेश, और वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही बराबर होता है। तो मूल आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, और इसका मान अभी हमने लिखा है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का नींव आपने खराब कर दिया। रात में सो रहे हैं तब भी याद होना चाहिए। ओके, चलिए देखिए, तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आवेशित वस्तुएं हैं वो सभी आवेशित वस्तुएं सूक्ष्म और न्यूनतम आवेश की पूर्ण गुणज होती हैं। ओके, इस सूक्ष्म और न्यूनतम आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं, और आवेशों का यह गुण क्या कहलाता है, क्वांटीकरण कहलाता है। इसी को क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब यही इलेक्ट्रॉन जो है ना, यही आवेश का पैकेट बना के रखा हुआ, और इसी पैकेट के रूप में क्या होता है, आवेश ट्रांसफर होता है। तो किसी वस्तु पर आवेश अगर उत्पन्न हो जाएगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से हो सकता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता 1/2 प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन आवेश, ठीक है, या 5/4, इस तरह से नहीं हो सकता। तो मूल आवेश अभी हम लोग जो मानते हैं वो इलेक्ट्रॉन के आवेश को मानते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारा क्या है, मूल आवेश है। चलिए बच्चों, तो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन को मानते हैं। देखिए मूल आवेश और खोज हुई, गालमैन और जंग नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, बताया कि जो मूल आवेश होता है वो 3 अन्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्वार्क कण कहते हैं। तो क्वार्क 3 प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और एक स्ट्रेंस क्वार्क है।
ये माना गया कि जो अप क्वार्क होता है उस पे +2/3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और जो डाउन क्वार्क होता है उस पर -1/3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और स्ट्रेंथ क्वार्क पर भी -1/3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ऐसा इन्होंने बताया कि क्वार्क कर 3 प्रकार के, अप, डाउन और स्ट्रेंथ। ओके, प्रोटॉन जो होता है वो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना था। ऐसे इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया। लेकिन अभी जो क्वार्क के कण खोजे गए हैं इसके लिए इन लोगों को नोबेल मिल चुका है, लेकिन अभी इसको थ्योरी में लाया नहीं गया। भाई जैसे इलेक्ट्रॉन सारी घटनाओं की व्याख्या कर रहा है, अगर ये कण भी सभी घटनाओं की व्याख्या वैसे ही करेगा तो फिर थ्योरी हमारी चेंज हो जाएगी। हम मूल आवेश इलेक्ट्रॉन को ना पढ़ के क्वार्क को पढ़ेंगे तब। ओके, तो अभी छोड़ा जाए, बस इतना जानना चाहिए कि हाँ क्वार्क होता है एक कण। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, इसी से माना जाता है कि मूल जो कण है वो मिल करके बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और हम लोग उसका निवारण करेंगे। ओके, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। ओके, चलो देखो बेटा, अब देखते हैं हम लोग कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। भाई आखिर आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है अगर दो वस्तु को हम रगड़ रहे हैं कि आवेश उत्पन्न हो जा रहा है? तो होता क्या है, जितने भी पदार्थ है ना वो सभी परमाणु से मिलके बने होते हैं। आपको पता है परमाणु का एक नाभिक भी होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है, पहरेदार की तरह से ये चक्कर लगाता है, घूमता रहता है। ये नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। चूंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है तो उदासीन है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो इसका मतलब नाभिक भी कैसा होगा, धन आवेशित होगा। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है। जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के समीप रहता है ना उस पर प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के इस नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे लगने वाले आकर्षण बल का मान भी क्या होने लगता है, घटने लगता है। और जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है ना उससे बहुत कम आकर्षण बल कार्य करता है। तो जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन टूट करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यही स्थानांतरित हो जाता है। या तो उस पर से टूट के इस पे आ जाएगा, तो इस पर से टूट करके उस पे चला जाएगा और वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। और जिस वस्तु से ये टूटता है ना उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न होता है। कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश। और जिस पे जाके जुड़ता है उस पर ऋण आवेश। तो धन आवेशित वस्तु पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ये सब थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। इस पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो पूछेगा अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कैसा आवेश है, धन आवेश। भाई इलेक्ट्रॉन कमी है तभी ना धन आवेश बढ़ रहा है। इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। ओके, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी और इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होते हैं, आवेश उत्पन्न होता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु का एक नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक पे जितना समीप होता है उस पर उतना ही प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे लगने वाले आकर्षण बल का मान भी क्या होने लगता है, घटने लगता है, कम होने लगता है। और जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है उस पर लगभग बहुत कम आकर्षण बल कार्य करते हैं और वो आसानी से टूट करके क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन टूट करके निकलता है, यानी कि जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस वस्तु पे धन आवेश आ जाता है, और जिस वस्तु पे जाके जुड़ता है अर्थात जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। पूरा समझ में आया यहाँ तक? ओके, चलिए बेटा अब आगे ये देखते हैं ना कि वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है। आखिर वस्तुएं कितने प्रकार से आवेशित की जा सकती हैं? तो आवेशन के प्रकार, अगला नंबर है आवेशन के प्रकार। आखिर भाई कैसे कैसे आवेशित करेंगे हम वस्तु को? एक मेथड होता है रगड़ कर, ओके, या इसी को बोलते हैं घर्षण द्वारा, कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेश। जैसे आप सूखे बाल में कंघी को लेकर रगड़ते हैं, ऐसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं। बहुत किया हुआ एक्सपेरिमेंट ऐसा, धीरे धीरे क्या करने लगता है, खींचने लगता है। भाई लोग समझते हैं कि हम तो जादूगर हो गए, अब खींच रहा है इसका मतलब जादूगर है।
नहीं भाई, विद्युत का गुण है वो, हमने रगड़ा वो आवेशित हो गया, आवेशित होने के बाद विद्युत का गुण क्या हुआ, दिखाने लगा। तो एक मेथड ये हो गया रगड़ कर, एक वस्तु को दूसरी वस्तु रगड़ेंगे, वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। दूसरा होता है चालन विधि, कंडक्शन मेथड, या कह सकते हैं चालन द्वारा। ओके, चालन द्वारा कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक आवेशित वस्तु है, ठीक है भाई साहब, आवेशित वस्तु, दूसरा अनावेशित है, अनावेशित मतलब उदासीन है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है। एक तार लिया, इसको इससे जोड़ दिया, चालक से जोड़ दिया, अब ये भी क्या हो जाएगा, आवेश। भाई आवेश यहाँ से यहाँ चला जाएगा ना, जब आवेश यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये भी वस्तु क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो जब ये भी वस्तु आवेशित हो जाएगा तो इस तरह आवेशन की विधि कौन सी विधि में आती है, चालन विधि, यानी चालन द्वारा हम आवेशित कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है प्रेरण द्वारा, इंडक्शन मेथड। प्रेरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आवेशित वस्तु है ये, ओके, और दूसरी अनावेशित वस्तु है, तो होता क्या है, जब आवेशित वस्तु के निकट हम दूसरी अनावेशित वस्तु को लाते हैं ना, तो इसके निकटवर्ती पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। ओके, और इस तरह आवेश उत्पन्न करने की विधि कौन सी विधि में आती है, प्रेरण विधि में। तो ये तीन मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, इससे वस्तुओं को आवेशित करते हैं। प्रेरण के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा इसके अगले वाले चैप्टर में। आखिर ऐसा होता क्यों है कि जब एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु के नज़दीक ले जाते हैं, आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के नज़दीक ले जाते हैं, तो उस पर आवेश कैसे प्रेरित हो जाता है, भाई कैसे आवेश उत्पन्न हो जाता है। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, इसमें जो आवेश उत्पन्न होता है ना, हमेशा विपरीत प्रकृति का उत्पन्न होता है, इन सब में ऐसा नहीं है। इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है, और इसमें वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती भी नहीं है। ओके, तो ये हो गया आवेशन के प्रकार। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आवेश के बारे में तो पता चल गया, आवेश के कुछ मात्रक होते हैं, उस मात्रक के बारे में देख लिया जाए। तो देखा जाए आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। इंग्लिश जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जहाँ पर भी आप पढ़ाई करेंगे, जैसे बीएससी हो गया या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे कर तैयारी करके पहुँचते हैं, तो सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, तो इंग्लिश भी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। तो आवेश की मात्रक यानी यूनिट ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले नंबर आता है एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में देखा जाए तो आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। अब इसके पहले क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर I इंटू टी। तो Q बराबर I इंटू टी। Q क्या है, वो आवेश, I क्या है, विद्युत धारा, T क्या है, समय। तो यहां से देखा जाए तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ये हो गया एम्पियर, और समय का मात्रक सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक आ गया, आवेश का, और यही क्या कहलाता है, कूलम। ये क्या कहलाता है, कूलम। तो एक कूलम बराबर क्या हो जाएगा, एक एम्पियर इंटू सेकेंड। ओके, देखिए इसका सीजियस पद्धति मात्रक क्या होता है। सीजियस पद्धति में देखा जाए तो इसी को हम स्थैत कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थैत कूलम। क्या, तो एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्थैत कूलम। क्या होता है, एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्थैत कूलम। ये आ गया। देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या आ गया, फैराडे। ओके, फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था। इन्होंने चुंबक से इलेक्ट्रिक करंट बनाया, जिसको हम आगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो फैराडे के नाम पे एक आवेश का मात्रक है, और ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था अभी, विद्युत के बारे में, आवेश के बारे में, विद्युत उत्पन्न कैसे होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया, और आवेश के गुण के बारे में भी देख लिया, और इसके मात्रक के बारे में पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि धन आवेशित वस्तु में किस चीज़ की अधिकता होती है या किस चीज़ की कमी होती है। तो धन आवेशित वस्तु में प्रोटॉन की अधिकता होती है और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। ओके, ऋण आवेशित वस्तु में पूछा जाए
तो ऋण आवेशित वस्तु में अभी हम लोगों ने पढ़ा किस चीज की अधिकता और किस चीज की कमी होती है। तो ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। ओके, अब देखो मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है, दोनों को आपस में रगड़ दिया, रगड़ने के बाद ये धन आवेशित हो गया और ये ऋण आवेशित। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, ऋण आवेशित पे चला गया। तो कुछ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ है कि नहीं हुआ है, तो होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, आवेश तभी उत्पन्न होगा जब अभी हमने बताया कि द्रव्यमान होगा, बिना द्रव्यमान का आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम तो होता ही है, साथ साथ इसका द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 10⁻31 kg अप्रॉक्स माना जाता है, सबसे हल्का पार्टिकल 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो भाई जब यहाँ से टूट के यहाँ पहुँचा तो इस पर बढ़ेगा और इस पर घटेगा। तो धन आवेशित वस्तु पे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वहाँ तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा ना। तो ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान कुछ बढ़ जाता है और धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। ओके, तो जब आवेशित किया जाता है वस्तुओं को तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर द्रव्यमान में भी परिवर्तन होते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाएगा, पूछ दिया कि किसी वस्तु पे 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने की भाई, 1500 इलेक्ट्रॉन की। बताइए इस पे आवेश जो उत्पन्न होगा उस आवेश का परिमाण क्या होगा और प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का मतलब सिर्फ यही बताना है कि वो धन आवेशित होगा कि ऋण आवेशित होगा। परिमाण का मतलब होगा कितने कूलाम का होगा। अभी हम लोगों ने क्वांटीकरण का एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्वांटीकरण के फॉर्मूले में क्या पढ़ा है कि यदि किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो उस पर कितना आवेश उत्पन्न होता है, Ne। हाँ भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन इतना निकलेगा तो वस्तु पे धन आवेश आएगा और इतना आके जुड़ेगा तो वस्तु पे ऋण आवेश आएगा। तो इस पदार्थ से 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी कब होगा, जब जुड़ेगा कि निकलेगा, भाई निकलेगा तभी ना कमी होगा। इसका मतलब 1500 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। तो इस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, तो n ये नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं, 1500। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका गुणा करा देंगे, देखिए 1500 दशमलव को इधर लाते हैं तो 1.5 × 1.6 ये 10⁻³ हो जाएगा, ये 10⁻⁻19। कैलकुलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर आधारित एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मैथ फॉर फिजिक्स। ओके, तो 1.5 और 1.6 का हम गुणा कर देते हैं, 15 × 6 = 90, 0 हासिल 9 बचा, और 15 का 9 15, और 15 9 कितना हो गया 24, 2 अंक पे दशमलव, गुणे 19 में से 3 घट जाएगा, तो 19 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -16 कूलम। ये क्या आ गया, वस्तु पर आवेश आ गया। इतने कूलम आवेश उत्पन्न हो जाएगा जब 1500 इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकलेंगे। अच्छा, 1500 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो अब ये आवेश कैसा होगा, धन आवेश की ऋण आवेश। तो भाई साहब इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, धन आवेशित, यानी वस्तु पर आवेश कैसा रहेगा, धन आवेश रहेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला जो है Q = N E, ये फॉर्मूला जो है, E का मान तो आपको ऑलरेडी पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q का मान और N का मान यही दोनों है। भाई अगर Q का मान देगा, मतलब यही दोनों तो अननोन क्वांटिटी है, Q का मान देगा तो N का मान पूछेगा, N का मान देगा तो Q का मान पूछेगा। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर हमने N का मान दिया था और आपसे क्या पूछा, Q का मान पूछा। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ लिया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई अगर आवेशों के बीच बल कार्य करता है, अगर धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित ही तो करते हैं। लेकिन अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा।
तो इनके बीच लगने वाला जो बल है, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का, ये कौन कौन सी चीज़ों पर निर्भर करता है, कैसे निकाला जाता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो धन्यवाद।